मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए पिछले वीडियोज की अगली कड़ी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको नाउन के नंबर, जेंडर और केस के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले हमने लगभग 5 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें हमने सबसे पहला वीडियो बनाया है सेंटेंस बेसिक पार्ट 1, और फिर उसके बाद हमने आपको दिया है सेंटेंस बेसिक पार्ट 2। उसके बाद हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया है, और फिर हमने आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के बाद नाउन और उसके काइंड्स के बारे में विद ट्रिक बताया है, और फिर उसके बाद हमने इजी वे में, सबसे इजीएस्ट वे में नाउन और उसके काइंड्स के बारे में बताया है। और आज हम उसी क्रम में आपको नाउन के नंबर, जेंडर और केस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और उस YouTube चैनल को सर्च करिए, जो कि आपके YouTube पर इंग्लिश बाय संजय सोनकर नाम से है, और आप उस चैनल पर जाकर हमारे वीडियोज को देखिए। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। और उसी क्रम में हम आज आपको अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम आपको नंबर, जेंडर और पर्सन पढ़ाने जा रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर। नंबर मीन्स वचन, ठीक है, वचन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको आपकी भाषा में एकदम सिंपल वे में समझाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर बहुत ज्यादा हार्ड वे पे जाते हैं तो शायद आपको उतना समझ में ना आए, क्योंकि हमें आपको केवल बताना नहीं है, आपको समझाना है और आपको ये सिखाना है कि नंबर, जेंडर और पर्सन और केस कुछ होते नहीं है, बहुत इजी होते हैं। और इसी क्रम में इसीलिए हम आपको ये वीडियोज लेकर आए हैं, और हमारी ये प्रयास रहेगी कि हम आपको इतना अच्छी तरह से इसे समझा दें कि आप इसे कभी भूलिए ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं नंबर यानी वचन। अब वचन शब्द से ही स्पष्ट है। इसके पहले आप हिंदी और संस्कृत में भी वचन के बारे में सुने हो, पढ़े हो, समझे हो, ठीक है। ठीक उसी जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत में वचन होते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी वचन होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम नाउन्स की बात करें तो नाउन्स के जो नंबर होते हैं वो केवल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाउन्स के नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो नाउन्स के नंबर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, और नंबर 2 प्लूरल नंबर। ठीक भैया। तो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, ठीक। अब एक वचन, सिंगुलर नंबर में आप देख लो एक वचन। अब एक शब्द से ही स्पष्ट है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के एक होने का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, ठीक है। टेबल यानी मेज, ठीक। बेबी यानी बच्चा, मैन यानी आदमी, वुमैन यानी औरत, ठीक है। हम जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखा, हम यहां देख रहे हैं कि वो एक संख्या की ओर बोध करते हैं, एक संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नंबर हमेशा किसकी ओर संकेत करता है? एक संख्या की ओर संकेत करता है। यानी सिंगुलर नंबर नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अकेले होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, ठीक है। वह संज्ञा जो एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं की ओर संकेत करे, का बोध कराए, क्या कराएगा? प्लूरल नंबर कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे बॉय था तो हो गया बॉयज, ठीक है, गर्ल तो गर्ल्स,
ठीक है। बेबी है तो बेबीज, ठीक। मैन है तो मैन, वुमेन है तो वुमेन, ठीक। टेबल है तो टेबल्स। यानी जब एक से अधिक संख्या का बोध हो तो बहुवचन, और जब एक संख्या का बोध हो तो एक वचन। जबकि आप संस्कृत में देखोगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तमाम चीजें आती हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमारे केवल और केवल दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। तो हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को जहां तक मेरा मानना कि हमने समझा, सीखा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से आप बताए, फिर से समझाते। सिंगुलर यानी एक शब्द, यानी एक संख्या, प्लूरल यानी बहुवचन यानी एक से अधिक संख्या, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जेंडर, ठीक है। एक सेकंड की हम देखते हैं। क्या देखते हैं? जेंडर, ठीक। अब जेंडर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं जेंडर यानी लिंग, ठीक। अब लिंग से तात्पर्य यह है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के स्त्री होने, पुरुष होने, सजीव होने या निर्जीव होने का बोध कराए, वह क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है, लिंग कहलाता है, ठीक है। ऐसा शब्द, ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के स्त्री होने, पुरुष होने, सजीव होने या निर्जीव होने का बोध कराए, लिंग कहलाता है, जेंडर कहलाता है। और अंग्रेजी में जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है हमारा मास्कुलिन, ठीक है। नंबर 2 पे है फेमिनिन, नंबर 3 पे है कॉमन, और नंबर 4 पे है न्यूटर, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मास्कुलिन की, बाकी सबको हम हटा देते हैं और बात करते हैं केवल और केवल पहले मास्कुलिन की। मास्कुलिन यानी पुल्लिंग, ठीक है। अब पुल्लिंग का मतलब पुरुषवाचक। अगर हम पुल्लिंग को हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं पुरुषवाचक। तो अब स्पष्ट हो गया परिभाषा, सबसे ही स्पष्ट हो रहा। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पुरुष जाति का बोध कराए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग जेंडर कहलाएगा, ठीक। जैसे मैन, ठीक है, यानी आदमी। अब इसी को हम कहते हैं रमेश, ठीक है, तो ये भी पुरुष ही है, ठीक है। सीता कह दिया आपने तो ये क्या हुई? फिलहाल यहां अभी इसका एग्जाम्पल नहीं देना है, लेकिन हमने इसलिए दे दिया कि अंतर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो पुल्लिंग यानी पुरुष होने का बोध कराए वो क्या कहलाता है? मास्कुलिन कहलाता है, ठीक है भैया। अब आगे चलें और देखें फेमिनिन समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो आप बताइए, हम फिर से आपको समझाते हैं। मास्कुलिन बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पुरुष होने का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? मास्कुलिन कहलाएगा, ठीक है, यानी पुल्लिंग कहलाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखते हैं फेमिनिन।
फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। सेम वही परिभाषा हम यहां भी बना सकते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के स्त्री जाति का होने का बोध कराए क्या कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है, यानी स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहां लिख दिया शी, ठीक है, सीता, काव, ये हमने सब लिखा है, क्या है? स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, तो परिभाषा माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि हम जर्नल वे पे आपको समझा रहे हैं, आपको हम ये किताबी ज्ञान नहीं दे रहे, हम आपको ओरल आपकी माइंड को ऐसा मजबूत करना चाहते हैं ताकि आप वर्ड देख के ही पहचान सको और आप बता सको कि ये फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है या और कोई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन जेंडर की तरफ। अब देखते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर, ठीक है। अब कॉमन शब्द से ही एक वर्ड आपके एक शब्द दिमाग में आता है कि ये कॉमन है। अब कॉमन किसके बीच में होगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच में कॉमन होगा। ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के स्त्री या पुरुष दोनों होने का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर कहलाएगा। ठीक है, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के स्त्री या पुरुष दोनों होने का यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बीच जो स्थान बनाए उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यानी छात्र, तो छात्र के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, वो आपके सी भी हो सकते हैं और ही भी हो सकते हैं। ठीक है, बेबी यानी बेबी हमने बच्चा जरूर कहा है, लेकिन बच्चे के अंतर्गत आपका वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे वर्ड जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराएं वो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एट द लास्ट न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो मिटा देते हैं और उसके बाद अब देखते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक, न्यूटर जेंडर यानी ये एक चीज आपको स्पष्ट अगर हम बताना चाहें तो ये कह सकते हैं ये निर्जीव चीजों को संबोधित करता है। हम निर्जीव कहने का मतलब ऐसे चीजें, ऐसे प्राणी जो बोल नहीं सकते, कुछ अपने सेंस ऑर्गन्स को दर्शा नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। इसके अंतर्गत हमारे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे पक्षी, पेड़ पौधे एक्सेट्रा हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है भैया, तो वह सब जो सजीव होते हुए भी निर्जीव की तरह कार्य करें वो क्या कहलाएंगे? न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हम कहें यहां क्रो है, तो कौवा सजीव ना, लेकिन इसे हम किसमें रखेंगे? निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, निर्जीव नहीं कह सकते बट न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, एंड, ठीक, वार्म, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चारों जेंडर के बारे में देखा। आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, और हमने एक सिंपल भाषा में, सिंपल वे में इसे समझने की कोशिश की कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब आगे चलेंगे और देखेंगे हम नाउन के केस के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं केस। केस यानी कारक। ठीक है, तो हमने संस्कृत में भी कारक को पढ़ा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, तमाम है उसमें। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी हमारे कारक होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में जब हम कारक की बात करते हैं तो हमारे अंग्रेजी में कारक 4 होते हैं। सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव केस।
तीसरे नंबर पे हमारा आता है पोजेसिव केस, और चौथे नंबर पे हमारा आता है वोकेटिव केस। ठीक है। नॉमिनेटिव केस यानी होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, पोजेसिव केस यानी संबंध कारक, और ओकेटिव केस यानी संबोधन। ठीक है। तो ये हमारे 4 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ओकेटिव केस। ठीक। अब हम इसके बारे में अलग अलग अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता का, हाँ भैया, तो हमने देखना है अब नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। अब कर्ता कारक शब्द से ही भी अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी कर्ता को संबोधित करे, अगर हम शाब्दिक कहें। अब अगर इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रभावित करे वो क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। दूसरी भाषा में हम कहें तो वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। जब, ठीक है, फिर से हम कहते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है। जैसे रमेश प्लेड। ठीक है। अब यहां रमेश खेला, कौन खेला, रमेश। ठीक है। ठीक भैया। अब यहां आप देखोगे कि कर्ता कारक हमेशा कौन से प्रश्न करने पे अगर जो उत्तर मिलता है वो क्या कहलाएगा, कौन या किसने से प्रश्न करने पे जब अगर उत्तर मिले तो वो कर्ता कारक ही कहलाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ठीक, समझ में आया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। यानी कर्म कारक। अब वही बात फिर करते हैं, उसी परिभाषा को हम कन्वर्ट करते हैं। वहां हमने कहा था जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वह क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। सेम उसी वर्ड को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और हम कहते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो वह क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। ठीक है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो वह क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। ठीक है। जैसे ठीक, ही गेव रमेश अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, ही पनिश्ड राम। ठीक। अब यहां देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट में आया राम ना। ठीक। अब यहां भी अगर हम क्रिया में वाक्य में किसने से प्रश्न करें या किसको से प्रश्न करें, क्या या किसको से प्रश्न करने पर हमेशा वाक्य का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक। अब बात करते हैं ही पनिश्ड राम। ठीक। अगर हम इसकी हिंदी बनाए तो हिंदी आएगा क्या, उसने राम को दंडित किया। तो उसने किसको दंडित किया, आंसर मिला राम को। ठीक है। तो राम हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अंडरस्टैंड, समझ में आया नहीं। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव केस को पता करने के लिए यानी नॉमिनेटिव केस को पता करने के लिए क्रिया में
कौन या किसने से प्रश्न करना पड़ेगा। ठीक है, और कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या या किसको से प्रश्न करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, हमारा क्या है, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक। ठीक है, अब बात आती है संबंध कारक की। तो ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु पर एकाधिकार, अपना अधिकार प्रकट करे, तो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं दिस इज रमेश बुक। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया। ठीक है, और अपोस्ट्रोफी यस का मतलब का की के। जब भी अपोस्ट्रोफी यस आएगा तो उसका हिंदी होगा का की के। तो दिस इज रमेश बुक यानी यह किसकी किताब है, रमेश की किताब है। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत। और एग्जांपल नहीं, आप चले आगे, वैसे टाइम ज्यादा डिले करने से फायदा नहीं है, हम आगे चलते हैं ओकेटिव केस की तरफ। यानी संबोधन। संबोधन यानी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस यानी क्या, किसी को बुलावा देना, बुलाना। ठीक है, अंडरस्टैंड, यानी कहने का मतलब आप संस्कृत में भी संबोधन देखे हो, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी संबोधन वर्ड होता है, और ये किसी नाउन प्रोनाउन को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें रमेश कॉमा कम हियर। ठीक है, अब यहां देखो रमेश का कॉमा लगा ना, हिंदी हम कहें तो हुआ रमेश यहां। अंडरस्टैंड, अब आप देख रहे हो कि यहां रमेश को बुलाया गया ना, और कहा गया यहां आओ। तो वोकेटिव किस मीन्स होता है, संबोधन। जब किसी नाउन प्रोनाउन की ओर संकेत किया जाए तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, वोकेटिव केस कहेंगे। ठीक है, और वोकेटिव केस के बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हमने आपको जेंडर पढ़ाया, ठीक है, और क्या पढ़ाया, केस पढ़ाया। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था, नंबर पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हमने नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन को देखा। ठीक, अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर इस टॉपिक को और डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, और हम आपको इस नंबर, जेंडर और पर्सन के लिए अलग अलग वीडियोज बनाकर आपके लिए हम यूट्यूब पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।